नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना की खबर के साथ। देश में बीते 24 घंटे में करीब 61,000 नए मामले सामने आए और उससे अधिक रिकॉर्ड 66,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में 6,000 से अधिक की कमी आई है। आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के फेज को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में 3 कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए हाल ही में घोषित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना में और अधिक बदलाव करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से जुड़ी 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली 45 सड़क परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये योजना मध्य प्रदेश के पर्यटन और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों से अधिक दर्ज की गई। देश में बीते एक दिन में करीब 61,000 नए मामले आए और रिकॉर्ड 66,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 75.92% हो गई है। अब तक 24 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में 6,000 से अधिक की कमी आई है। देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और वैक्सीन को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 60,975 नए केस आए हैं। अब तक देश में 31,67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में रिकॉर्ड 66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 24 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,04,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 848 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 58,390 हो गई है। लेकिन देश में कोरोना से मरने वालों की दर घटकर 1.84% हो गई है। सोमवार को देश ने 9,25,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए। अब तक 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। In the first week of August, the positivity percentage on a 7-day rolling average was 11%, and this has come down. Again, 7-day rolling average, this has come down today to 8%. तो अगर आप हिस्टोरिकल पॉजिटिविटी देखें तो वो 8.6 है। अगर आप 7-day रोलिंग एवरेज में पॉजिटिविटी देखें तो वो 8% है। देश में जून में जहां औसत रोजाना 1,66,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए, जो जुलाई में बढ़कर दोगुना से ज्यादा हो गए और औसतन प्रतिदिन 3,39,000 से ज्यादा परीक्षण किए गए, जो अगस्त में अब तक रोज 7,27,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। In the beginning of April, most of them were imported, and we gradually, our Indian industry startups performed very well. We had our central laboratories like DBT, DST, CSIR. They developed IITs, MHRD, as well as DRDO. They developed many of these kits, and we have tested those kits, and more than 700 kits have been evaluated. देश में शुरुआत में कोरोना के नमूनों के परीक्षण की रफ्तार और प्रयोगशालाओं की संख्या कम थी। देश में जनवरी के आखिर में पहला केस आने के समय केवल एक लैब पुणे में काम कर रही थी। फरवरी में 1,000 टेस्ट हुए थे, जो मार्च में बढ़कर 10,000 हो गए थे। अप्रैल में परीक्षण की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई और 2 मई तक 10 लाख से अधिक टेस्टिंग देश में की जा चुकी थी। 9 जून तक 50 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। उस समय तक 784 लैब काम करने लगी थी। इसके बाद जांच में तेजी आई। 6 जुलाई तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के नमूनों के परीक्षण किए गए और लैब संख्या 1100 हो गई और 2 अगस्त तक देश में 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इसके बाद 14 दिनों में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए और यह आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया। 22 अगस्त तक देश में 3.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है और अगस्त के महीने में इसकी रफ्तार कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामले सिर्फ 22.2% हैं। इसमें से 5% से भी कम मरीज ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। कुल एक्टिव मामलों में से कुल 2.70% मामले ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। एक्टिव मामलों में से 1.92% मरीज ही आईसीयू में हैं और 0.29% वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.58% है, जो दुनिया में सबसे कम है। अभी तक कोरोना की वजह से कुल 58,390 मौतें हुई हैं, जिसमें 69% पुरुष और 31% महिलाएं हैं। 36% 45 से 60 वर्ष की आयु के और 51% 60 और उससे ऊपर की आयु वर्ग के लोग हैं। कुल एक्टिव केसेस के केवल 2.70% ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज हैं। वैसे ही आईसीयू में 1.92% मरीज हैं और वेंटिलेटर पर 0.5% से भी कम 0.29% मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या में 6,400 की गिरावट दर्ज हुई है। तो ये भी पहली बार हुआ है जबकि एक्टिव केसेस हैव रिड्यूस्ड बाय 6,423 in the last 24 hours. बीते 4 हफ्तों पर नजर डालें तो 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 89,000 से ज्यादा सक्रिय मामले दर्ज किए गए। इस दौरान ग्रोथ रेट 2.39% रहा। वहीं 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच सक्रिय मामलों में कमी आई। ये 53,500 से अधिक रहे। इस दौरान ग्रोथ रेट घटकर 1.26% पर आ गई। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच 33,000 से अधिक सक्रिय मामले दर्ज हुए, जो 18 से 24 अगस्त के बीच 31,000 पर आ गए। इस दौरान ग्रोथ रेट में भी कमी आई। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के फेज को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में 3 कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का 2B फेज और 3 फेज टेस्ट चल रहा है। भारत बायोटेक और जेडस कैडिला की वैक्सीन ने 1 फेज का टेस्ट पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रूस में विकसित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर भारत और रूस एक दूसरे के संपर्क में हैं। इस बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी साझा की गई है। 3 वैक्सीन इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं और 3 और वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज में हैंगी। जो 3 जो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज 2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है, और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज़ 1 की स्टडी में 375 मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज़ शुरू करेगी। और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज़ 1 की कंप्लीट हुई है उनकी, कोई 45 या 50 मरीज की, और सेकेंड फेज़ उनकी शुरू होने वाली है। तो ये पोजीशन है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया है। दिल्ली कैंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति अभी भी गहरे कोमा में हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कोरोना संकट के बीच संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने देश में प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उपलब्धता विषय पर पड़ताल शुरू की है। मंगलवार को हुई समिति की बैठक में कृषि और किसान मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विषय से जुड़े तथ्यों पर चर्चा की गई। समिति ने सरकार की ओर से उठे कदमों की जानकारी भी ली। बैठक में 7 अधिकारियों का साक्ष्य लिया गया। संसदीय सौंध विस्तार भवन में समिति की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा सांसद पर्वत गौड़ा, चंदन गौड़ा,
गद्दी गौदर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रमाणित बीजों का बहुत महत्व रहा है। 60 के दशक में देश में बीजों का उत्पादन महज 40 लाख कुंटल था, जो नीतिगत उपायों से लगातार बढ़ते हुए 3 साल पहले ही 370 लाख कुंटल पार कर गया। लेकिन इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। समिति इन्हीं पक्षों की पड़ताल कर रही है। संसद की विभाग संबंधी समितियों में कृषि संबंधी स्थायी समिति काफी अहम है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा, फसलों पर टिड्डी दलों के हमलों और मछुआरों के कल्याण जैसे विषयों की पहले से ही पड़ताल कर रही है। समिति की 21 जुलाई के बाद ये तीसरी बैठक थी। समिति 2019-20 के दौरान 13 रिपोर्ट भी सभा पटल पर रख चुकी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति इन समुदायों के विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी और चिकित्सा संस्थाओं की भूमिका की पड़ताल करेगी। समिति ने इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव पर भी अध्ययन करने का फैसला किया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 2020-21 के दौरान गहन जांच के लिए 18 विषयों का चयन किया। समिति संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थिति और इसमें इन समुदायों के आरक्षण की संभावना की पड़ताल करेगी। सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन पर अध्ययन के साथ समिति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में भी गहन जांच करना चाहती है। ये समिति 1 मई 2020 को पुनर्गठित की गई थी। सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय इस समिति में 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। गठन के बाद अब तक समिति 2 बैठकें कर चुकी है और सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग विषय पर काम आरंभ हो चुका है। समिति कई अहम मुद्दों पर पड़ताल कर रही है। इसमें सरकारी सेवाओं में आरक्षण की प्रभावी कार्यान्वयन समेत विभिन्न विषयों पर संरचित विधायी ढांचे की जरूरत भी शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र के मुद्दे के समाधान के लिए कानून की जरूरत, आरक्षण नीति तैयार करने, कार्यान्वयन और निगरानी में DOPT की भूमिका, भारतीय रेल में समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण और रोजगार, सरकारी बीमा कंपनियों में आरक्षण और रोजगार के साथ साथ कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनियों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन भी समिति द्वारा चुने गए विषयों में शामिल है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति सरकारी सेवाओं, PSU और स्वायत्त निकायों में निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेका रोजगार में समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के उपाय भी पड़ताल करेगी। ये समिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पेश रिपोर्ट्स पर विचार करने के साथ साथ भारत सरकार के क्षेत्राधिकार वाले प्रशासन में मामलों की जांच करती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की आचार समिति ने उच्च सदन के सदस्यों की शिकायत से संबंधित मामलों के लिए सचिवालय के अधिकारियों को अधिकृत किया है। राज्यसभा के सदस्यों को आज सचिवालय की तरफ से इस बारे में सूचित किया गया। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने समय समय पर आचार समिति की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। राज्यसभा की आचार समिति ने सदस्यों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और कथित नैतिक कदाचार की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सचिवालय के 2 अधिकारियों को अधिकृत किया है। समिति को सशक्त बनाने के लिए 2004 में बनाए गए नियमों के तहत ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्यसभा के सदस्यों के लिए मंगलवार को एक बुलेटिन जारी किया गया। इन मुद्दों को लेकर पिछले हफ्ते समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें एक निदेशक और एक अतिरिक्त निदेशक को समिति के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। उच्च सदन के सदस्यों के खिलाफ इन अधिकारियों के पास शिकायतें जमा कराई जा सकेंगी। इस फैसले से समिति ने सदस्यों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के विकल्प का विस्तार किया है। इससे पहले समिति के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायतें ही मान्य थीं। सदन के नियमों के नियम 295(4) में ये प्रावधान है कि समिति को लिखित रूप से या इसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत की जा सकती है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी को इस काम के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इस तरह का फैसला 16 साल बाद राज्यसभा सभापति M वेंकैया नायडू की पहल पर लिया गया है। सभापति चाहते हैं कि कमेटी मीडिया रिपोर्ट और पत्रों के जरिए नियमों में अस्पष्टता के मुद्दे उठाए जाने का संज्ञान ले और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाए।
राज्यसभा की आचार समिति का गठन मार्च 1997 में किया गया था और इसकी पहली रिपोर्ट 1999 में जारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई। उपचुनाव के लिए 1 सितंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा, जबकि जांच का काम 2 सितंबर और नाम वापसी की आखिरी तारीख 4 सितंबर है। जरूरत पड़ने पर मतदान 11 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना शाम 5 बजे से होगी। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार अमर सिंह का निधन 1 अगस्त को हुआ था और राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। चुनाव के समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के बारे में जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने से हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई नेताओं ने दिवंगत अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के मद्देनजर 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के लिए खास तैयारियां की गई हैं। आज सत्र के पहले दिन सदन में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक सदस्य की थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। विधानसभा भवन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। सदन के भीतर अब एक सीट पर 2 ही विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। विधायकों के बीच 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने के लिए सीटों के बीच में कांच की दीवार बनाई गई है। इसके अलावा 11 अतिरिक्त सीटों की भी व्यवस्था की गई है। सभी के लिए विधानसभा परिसर के भीतर शारीरिक दूरी का पालन करना, मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना या धोना अनिवार्य है। सत्र के दौरान विधानसभा में आम जनता का प्रवेश वर्जित किया गया है और परिसर में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव, क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, शराब की अवैध बिक्री, अवैध रेत खनन समेत कई मामले को उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से जवाब मांगने के लिए 4 दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस सीमित समय के दौरान जनता के हित से जुड़े सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए हाल ही में घोषित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना में और अधिक बदलाव करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने CII के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा कि सरकार नियामकों और उद्यमों के बीच सहयोग के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ की योजनाएं पेशेवरों के लिए खुली हुई हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार और अधिक बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को विनिवेश के मामले में तेजी लानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार केंद्रीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से जुड़ी 11,427 करोड़ रुपयों की लागत वाली 45 सड़क परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और लोकार्पण किया। 1361 किलोमीटर कुल लंबाई की ये सड़क परियोजनाएं मध्य प्रदेश के पर्यटन और पिछड़े क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से जुड़ी 11,427 करोड़ रुपए की 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 1,361 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं के पूर्ण होते ही मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क काफी मजबूत हो जाएगा। परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि इसमें कमी लाने के लिए वे कदम उठाएं। आज जो शिलान्यास हुआ उसमें ननासा से बैतूल, इसमें ननासा से पीनगांव 867 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 47 किलोमीटर। फिर हरदा से टेमगांव 555 करोड़ 30 किलोमीटर और चिचोली से बैतूल 620 करोड़ का 40 किलोमीटर। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ननासा, पीड़गांव, हरदा, टेमगांव, चिचोली, बैतूल तक 2,420 करोड़ की लागत से
117 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि बैतूल से मुझे भी काफ़ी बार जाना पड़ता है, तो मुझे पता है कि इसका महत्व कितना है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश प्रगति की नई राह पर बढ़ चला है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक विकास में तेजी आएगी और राज्य संपन्न और समृद्ध होगा। लॉजिस्टिक हब के लिए आदर्श है हमारा राज्य। ये जो अनेकों सौगातें आज माननीय गडकरी जी ने दी है, उनके लिए हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गडकरी जी का, अपने सभी केंद्रीय मंत्री साथियों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री समेत कई सांसद और विधायक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन की उपस्थिति में कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए। आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई कुपुस्वामी ने मई 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार बीजेपी कार्यकारी समिति ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर बिहार बीजेपी कार्यकारी समिति ने राज्य में 5 दिवसीय डोर टू डोर कैंपेन मंगलवार को शुरू कर दिया। 25 अगस्त से शुरू होकर अगले 5 दिनों तक चलने वाले इस कैंपेन के लिए 23 समूहों का गठन किया गया था और उन्हें राज्य के सभी वर्ग के लोगों से संपर्क करने को कहा गया है। पुलवामा में फरवरी 2019 में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने आज विशेष अदालत में अपनी चार्जशीट दायर कर दी। एनआईए ने इस मामले में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाई रऊफ असगर और मौलाना अम्मार अलवी समेत 19 लोगों के नाम शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक इन सभी ने मिलकर पाकिस्तान के बहावलपुर में पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी। इस धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान भारत पर निशाना साधने के लिए किस हद तक गिर सकता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मामला उस दिन उठाने की असफल कोशिश की जब परिषद गैर सदस्यों के लिए खुली ही नहीं थी। लेकिन अब भारत ने भी करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान की भारत को बदनाम करने की कोशिशों और आतंकवाद के साथ उसके चोली दामन के साथ को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी का कहना है कि पाकिस्तान 1000 बार झूठ बोल के झूठ को सच में नहीं बदल सकता और सच तो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। आखिरकार भारत के सब्र का बांध टूट ही गया और उसने पाकिस्तान के झूठ के पिटारे को दुनिया के सामने खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान के 5 सफेद झूठों से पर्दा हटाया। पाकिस्तान का झूठ नंबर 1, पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। सच्चाई। पाकिस्तान के इस दावे की बखिया उधेड़ते हुए मिशन ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का घर है। उसने आतंकवाद को पनाह ही नहीं दी बल्कि आतंकवाद को पैदा भी किया। पाकिस्तान की इस बात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र में माना था, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 हजार आतंकवादी हैं। पाकिस्तान का झूठ नंबर 2, अल कायदा का पाकिस्तान से सफाया।
सच्चाई। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया और मारा गया और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसे शहीद कहकर संबोधित किया। पाकिस्तान का झूठ नंबर 3, भारत ने भाड़े के आतंकवादियों को रखा। सच्चाई। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का प्रायोजक रहा है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है। पाकिस्तान का झूठ नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र की 1267 अलकायदा प्रतिबंधित सूची में भारतीय है। सच्चाई। ये सरासर गलत है। ये सूची सार्वजनिक है, कोई भी इसे देख सकता है और इसमें पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। पाकिस्तान का झूठ नंबर 5, भारत के अंदरूनी मामलों पर पाकिस्तान की बयानबाजी। ये पाकिस्तान की धार्मिक असहिष्णुता का ही नतीजा है कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या 23% से घटकर मात्र 3% रह गई है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहां जो भी परिवर्तन किया गया है वो जनता की भलाई को ध्यान में रखकर किया गया है। पाकिस्तान का सबसे हास्यास्पद दावा यह रहा कि उसने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान दिया, लेकिन यह दावा करते समय वो भूल गया कि सोमवार का दिन गैर सदस्यों के लिए था ही नहीं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा आज से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों इसकी सुरक्षा के लिए CISF के जवानों की तैनाती का फैसला किया था। केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशालकाय और शानदार प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CISF की 272 जवानों के हाथ में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में अभी पर्यटकों का प्रवेश बंद है, जिसे 2 सितंबर से खोले जाने की संभावना है। कुछ महीने पहले कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। CISF के जवान अब इसकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। CISF के जवान देश के कई महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की तमाम अहम इमारतों की सुरक्षा का जिम्मा भी CISF के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।